नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर की शुरुआत करेंगे कोहरे को लेकर, जहां कड़ाके की ठंड से लगातार पूरा उत्तर भारत कांप रहा है और कोहरे से जनजीवन भी बेहाल हो गया है। ठंड का लगातार विकराल रूप देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा, क्योंकि शीतलहर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं। दिल्ली में भी लगातार ठंड को लेकर येलो अलर्ट जारी किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत इन दिनों कड़ाके की ठंड की मार झेल रहा है। कोहरे के साथ शीतलहर ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिसके चलते सड़कों पर कोहरे की सफ़ेद चादर दिखाई देती है, जिससे आने जाने वाले यात्रियों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही लोगों का जनजीवन अस्त हो रहा है। जो भी यात्री अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हैं वो काफ़ी देरी से अपने स्थान पर पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि कोहरे से लगातार लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और विजिबिलिटी भी लगातार कम देखी जा रही है। तो लगातार कोहरे ने ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां राजधानी में लगातार कोहरे की महार लोगों को झेलनी पड़ रही है। दूसरी तस्वीर मुरादाबाद से है, जहां मुरादाबाद में भी लगातार इस कोहरे के बीच ट्रेनों को काफ़ी घंटे देरी से संचालित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कम दृश्यता के चलते ट्रेन फ्लाइट भी इस कोहरे की वजह से प्रभावित हो रही हैं और ठंड बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी है। यहां से आने वाली सर्द हवा दिन के तापमान को भी ठंडा कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर प्रादेशिक मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी राजधानी में ठिठुरन बढ़ा रही है। आज पारा और नीचे आ सकता है, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही आसमान साफ रहने का भी जो अंदेशा है वो जताया जा रहा है और घने कोहरे की वजह से ज़्यादातर लंबी दूरी की ट्रेनें 6 से 8 घंटे की देरी से चल रही हैं और अमरोहा में भी लगातार कोहरे का प्रकोप देखा जा रहा है। इस भीषण कोहरे के बीच जो सड़कों पर वाहन हैं वो रेंगते हुए नज़र आ रहे हैं और इस घने कोहरे के बीच हेडलाइट्स और इंडिकेटर जलाकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। हाँ, फ़ोन ले रहे हैं, ठीक है। लगातार ट्रेनों की जो रफ्तार है वो भी रोकी हुई है। बताया जा रहा है कि 22 गाड़ियां इस विकराल कोहरे और सर्दी के बीच देरी से चल रही हैं। कई ट्रेनें बताया जा रहा है कि 6 घंटे देरी से चल रही हैं। ये 3 तस्वीरें हैं राजधानी, मुरादाबाद और अमरोहा से हैं, जहां इस कोहरे के बीच लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इस ठंड को देखकर लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त आ गया है। विजिबिलिटी कम होने के कारण लोगों को घर से निकलने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार ये जो कोहरा है वो अपना रंग रूप दिखा रहा है। तो हर जगह कोहरा ही कोहरा है और आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोहरे ने लगातार ट्रेनों की जो रफ्तार है वो रोकी हुई है। कोहरे से जनजीवन जो है वो बेहाल हो गया है और ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। ले लें। खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए कंचन ग्रेटर नोएडा से हमारे रिपोर्टर जुड़ चुके हैं। कंचन, क्या हालात हैं अभी वहाँ के? क्योंकि बताया जा रहा है कि घने कोहरे के बीच कई ट्रेनें जो हैं वो देरी से चल रही हैं और कई बार हादसे भी इस घने कोहरे की वजह से देखने को मिले हैं।
देखिए अब्दुल, देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में इस टाइम कोहरे और ठंड ने शीतलहर का जो ट्रिपल अटैक है वो आज वैसे ही देखने को मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं, आज मकर संक्रांति की जो सुबह है, लोग जल्दी उठने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोहरे और ठंड को देखते हुए बाहर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अगर मैं बात करूं हादसों की, तो देखिए अब्दुल, अभी बीते दिन कल ग्रेटर नोएडा इंटरनेशनल हेलीपैड पर एक 5 ट्रक आपस में भिड़े हैं और उसमें एक मौत हो गई थी, जबकि 4 लोग घायल हो गए थे। वहीं अगर ऐसे में देखा जाए तो जो नोएडा ट्रैफिक ने एडवाइजरी जारी की है कि ऐसे में जो ट्रक है वाहन है वो धीरे चलाएं, अगर ज्यादा धुंध है तो वाहन ना चलाएं। जी अब्दुल। आप बताया जा रहा है कि कई ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। हाँ देखिए, इसमें कोहरे को लेकर कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं, 2-3 घंटे लेट है। और मैं अभी स्टेशन पर ही मौजूद हूँ। मैं आपको बता दूं, मैंने वहाँ पे लोगों से भी बात की है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो ट्रेनें प्रयागराज से आ रही हैं वो 2-3 घंटे, जो फ्लाइट्स हैं वो भी डिले हैं। और जो फ्लाइट्स हैं उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है कि पहले एयरलाइन से बात कर लें तभी फ्लाइट बुक करें। कंचन, ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरीके से ट्रेनें लेट हैं और जो यात्री हैं वो समय से अपने गंतव्य को रवाना नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? आपने किसी से बातचीत की वहाँ पर? देखिए, यात्रियों को साफ तौर पर कहना है कि ये प्राकृतिक प्रॉब्लम है, कोई वैसी कोई दिक्कत नहीं है। कोहरे को लेकर जो प्रयागराज से ट्रेनें गाजियाबाद आ रही है वो 2 से 3 घंटे के लिए ट्रेन आ रही है यहाँ पे। लेकिन साफ तौर पर यात्रियों का कहना है कि अब इसमें क्या कर सकते, कोहरे का मामला है। ठीक। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से जिलाधिकारी ने स्कूलों की छुट्टी जो है वो निर्धारित की थी, 18 तारीख तक ये स्कूलों की छुट्टी की अवधि जो थी वो बढ़ा दी गई थी। क्या कुछ और इसमें अपडेट है आपके पास? देखिए, इसमें डीएम नोएडा और गाजियाबाद ने 16 तारीख को छुट्टी बढ़ा दी गई है। और वहीं इसकी कड़ाके की ठंड को देखते हुए स्कूल की छुट्टी 17 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। वहीं दिल्ली में सोमवार से सभी स्कूल पूरी तरह खुल गए हैं। सोमवार से शिक्षा मंत्री आतिश जी के निर्देशानुसार नर्सरी, केजी और अन्य प्राइमरी क्लासेस के बच्चों को भी स्कूल जाना होगा। हालांकि मौसम को देखते हुए बच्चों और उनके परिजनों में कुछ राहत भी दे दी गई है। शिक्षा निदेशालय की ओर से रविवार को जारी आदेश में बताया गया था कि कोई भी स्कूल 9 बजे से पहले शुरू नहीं होगा और डबल शिफ्ट वाले स्कूलों में शाम 5 बजे के बाद कोई क्लास नहीं होगी। इसको लेकर मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ अब्दुल। बताया जा रहा है कि कंचन, जिस तरीके से पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है उसी के कारण मैदानों में ये ठिठुरन लगातार बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में लोग किस तरीके से अपने आप पे काबू पा रहे हैं? देखिए, लोग अपने आप से, मैं आपको बता दूं कि जैसे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी को लेकर मैदानी इलाकों में शीतलहर चल रही है और इसको लेकर कहीं ना कहीं जो लोग हैं अलाव का सहारा ले रहे हैं। साथ ही जो बड़े बुजुर्ग हैं वो घर में रह रहे हैं, रजाई में सो रहे हैं। तो इसको लेकर मैं आपको बता दूं अब्दुल, अभी हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों को सचेत करना चाहेंगे कि अब मैं आपको इसके साथ साथ एक बात और बता देता हूँ। अभी नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली ऐसी कई घटनाएं घट चुकी हैं जो रात को अंगीठी जलाकर सो गए थे, दम घुटने से उनकी मौत हो गई थी। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये भी अपील करना चाहते हैं कि रात में अगर सो रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखें अब्दुल। जिस तरीके से लगातार नगर निगमों के द्वारा जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था की जाती है, तो ग्रेटर नोएडा की बात करें तो वहाँ पर क्या व्यवस्था है? क्योंकि सर्दी अपना रंग रूप लगातार दिखा रही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लेकिन नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी दोनों ने अलाव की व्यवस्था की गई है। साथ ही मैं आपको बता दूं, जगह जगह रैन बसेरे बनाए गए हैं, क्योंकि बेसहारा लोग हैं वो रात को आकर रैन बसेरे में सो जाएं। साथ ही रैन बसेरे के अंदर पानी की व्यवस्था, गर्म कंबल और सैनिटाइजर, ऐसी कई सारी व्यवस्थाएं जो नोएडा अथॉरिटी हर साल करती है। अगर बात करें अलाव की, तो अलाव के लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने कुछ पॉइंट बनाए गए हैं जहाँ पर सार्वजनिक लोग वहां पर निकलते बढ़ते हैं, जहाँ पर भीड़ रहती है, तो वहां पर अलाव है अब्दुल। रैन बसेरों की ये भी कंचन भारद्वाज आपने बात की, लेकिन कहीं कहीं ये देखा जाता है कि रैन बसेरों में जो लोग बाहर से रात के लिए ठहरते हैं वहाँ पर व्यवस्थाएं कम निकलती हैं। लेकिन ग्रेटर नोएडा की बात करें तो वहाँ पर रैन बसेरे कैसे हैं? क्या व्यवस्थाएं वहाँ पर पूरी हैं रैन बसेरों के लिए? देखिए, रैन बसेरे के अंदर रियलिटी अपने चैनल के माध्यम से पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन अभी नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कोई ऐसी रैन बसेरे में लापरवाही वाली चीज नहीं है। सारी चीजें व्यवस्थाएं ठीक चौबंद है। और मैं आपको वहाँ पर गर्म कंबल, सैनिटाइजर, सोने की व्यवस्था अच्छी और हीटर तक की व्यवस्था वहाँ पर लगाई गई है जो मजदूर रात को आते हैं। साथ ही वहाँ पर अलाव भी रखकर लगाया गया है बाहर, क्योंकि आकर अपने आप को हाथ फेंके उसके बाद अंदर जाए। साथ ही पानी पीने का कई सारी ऐसी व्यवस्थाएं, शौचालय वगैरह सब कुछ फिट है अब्दुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कंचन तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो लगातार हर जगह कोहरा अपना रंग रूप दिखा रहा है। इस समय पूरा उत्तर भारत कड़ाके की मार झेल रहा है और इस बीच
जिस तरीके से हमारे रिपोर्टर ने बताया कि जिस तरीके से लगातार ये ठंड का प्रकोप लगातार जारी है, ऐसे में नोएडा प्राधिकरण भी लगातार रैन बसेरे और अलग अलग जगहों पर अलाव की व्यवस्था कर रहा है। तो इस समय पूर्वोत्तर भारत कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। राजधानी दिल्ली में ठंड शिमला और मनाली जैसी पड़ रही है। रविवार को दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर पारा 3.5 डिग्री तक गिर गया है। वहीं घने कोहरे की वजह से ट्रेनें और हवाई यात्रा भी पूरी तरीके से प्रभावित हुई है। कोहरे के चलते दिल्ली आने वाली या फिर दिल्ली से उड़ान भरने वाली दर्जनों फ्लाइट डाइवर्ट कर दी गई हैं। वहीं कम से कम 2 दर्जन फ्लाइट कैंसिल भी की गई है। सोमवार को भी उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ था। वहीं शीतलहर डबल अटैक कर रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 से 5 दिन तक कोहरे और ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। हालांकि कुछ जगहों पर बीच में धूप के दर्शन हो सकते हैं। उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 3 दिनों तक गंभीर शीतलहर की चेतावनी भी दी गई है। अगले सप्ताह ही ठंड से राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। तो मौसम विभाग के मुताबिक पाकिस्तान से बंगाल की खाड़ी तक के पूरा क्षेत्र घने कोहरे की चादर से ढका रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने की वजह से आर्द्रता बढ़ी है, इसलिए घना कोहरा देखा जा रहा है। इसके अलावा इस समय वहीं तेज हवा भी नहीं चल पा रही है। जब तक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ जन्म नहीं लेगा तब तक कोहरा बरकरार रहेगा, ऐसा मौसम विभाग के द्वारा बताया जा रहा है। क्योंकि 16 से 17 जनवरी तक अगला पश्चिमी विक्षोभ बन सकता है। तो मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी इलाकों में दृश्यता 500 से 1000 मीटर तक है। वहीं घने कोहरे वाले इलाकों में दृश्यता 200 मीटर तक ही रह गई है। इसके अलावा कई जगहों पर 50 मीटर तक देखना भी मुश्किल हो गया है। पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में गंभीर शीतलहर बहने रहने की संभावना जताई जा रही है। वहीं दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी अभी ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक कोल्ड डे तब होता है जब पारा सामान्य से 4.5 डिग्री के नीचे लुढ़क जाता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मकर संक्रांति के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर गायों को चारा खिलाया। ये पहला मौका नहीं है कि जब पीएम मोदी का गो प्रेम सबके सामने आया हो। इससे पहले पिछले साल वारंगल शहर में भद्रकाली मंदिर में गौ सेवा करते हुए पीएम मोदी को देखा गया था। पौष मास में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन शनिदेव से मिलने उनके पिता सूर्यदेव मिलने आते हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पीएम मोदी गुड़ और घास को बड़े प्रेम से गाय को खिला रहे हैं। इस दौरान गायों का झुंड पीएम मोदी के आसपास दिखाई दे रहा है, कभी साथ बैठकर तो कभी घास में घास लेकर पीएम मोदी गायों को चारा दे रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन के आवास पर आयोजित पोंगल उत्सव में पीएम मोदी ने शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम में प्रस्तुति देने वाली एक बच्ची को पीएम मोदी ने अपनी ही शॉल उपहार में दी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे दौर का आगाज मणिपुर से शुरू हो गया है। कांग्रेस ने इसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नाम दिया है, जो 67 दिनों में 110 जिलों से होकर 6700 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगी। रविवार सुबह देश भर से कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मणिपुर के लिए रवाना हुए थे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सुबह दिल्ली एयरपोर्ट से मणिपुर के लिए रवाना हुए थे और इस दौरान उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने बहुत ऐतिहासिक कदम उठाया। इससे इतिहास बनेगा, देश के सामने जो चुनौतियां हैं उससे छुटकारा मिलेगा। गहलोत ने कहा है कि देश के हर नागरिक को सामाजिक न्याय मिले, इस उद्देश्य के लिए हम ये यात्रा शुरू कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की अगुवाई में रविवार को मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो गई है। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस की कोशिश बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों को लोकसभा चुनाव में विमर्श के केंद्र बिंदु में लाना है। खराब मौसम की वजह से देरी से शुरू हुई यात्रा को लेकर काफी मांगते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि मणिपुर में शासन का बुनियादी ढांचा पूरी तरह से विफल हो गया है। ये बेहद शर्मनाक है
कि पीएम मोदी ने अब तक राज्य का दौरा नहीं किया है। यात्रा पर निकलने से पहले मणिपुर हिंसा को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी को मणिपुर का दर्द नहीं दिखता। भारत जोड़ो यात्रा में हम सुबह शुरू करते थे, 6 बजे शुरू करते थे और 7 बजे रात तक हम चलते थे। हमारा भाषण 20-25 मिनट का होता था। शाम को हमारा एक भाषण होता था, मगर 7-8 घंटे हम आपकी बात सुनते थे, किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की, महिलाओं की, युवाओं की। और यही इस यात्रा का लक्ष्य है। हम ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं, हम आपको अपनी मन की बात नहीं बताना चाहते हैं, हम आपकी मन की बात सुनना चाहते हैं, आपका दर्द समझना चाहते हैं और आपके साथ हिंदुस्तान का अगला जो विजन होगा, हिंसा का नहीं, नफरत का नहीं, मोनोपोलीज का नहीं, मगर हार्मोनियस, इक्विटेबल और भाईचारे का विजन, हम आपके साथ मिलकर, आपकी आवाज सुनकर, वो हम हिंदुस्तान उत्तरायण अवसर पर आज को लखनऊ में आयोजित उत्तरायणी कौथिग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित कर अपने संबोधन में कहा है कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तरायण के अवसर पर आयोजित उत्तरायणी कौथिग कार्यक्रम में को संबोधित करते हुए कहा है कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली से देहरादून के लिए पूरी दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी हो जाएगी। बीआरओ द्वारा उत्तराखंड के बॉर्डर पर जिन सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, उनमें भी लगातार ये कोशिश की जा रही है कि सभी सड़कों को सौंदर्यीकरण और स्पष्ट रूप से बनाया जाना चाहिए। और एक विशेषता और जिसकी मैं यहां पर चर्चा करना चाहता हूं, सामान्य नागरिक संहिता विगत कुछ वर्षों में लागू करने वाला, मुझे लगता है कि पहला राज्य यदि कोई बनने जा रहा है तो उत्तराखंड राज्य बनने जा रहा है। 4 धाम महामार्ग की चर्चा आपने सुनी होगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2.5 घंटे में पूरी होने जा रही है। 2.5 घंटे में पूरी होने जा रही है। और आज जब मैं यहां आप लोगों के बीच हूं, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उत्तराखंड के बॉर्डर पर जिन सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, उनमें से बहुत सारी सड़कें बनकर तैयार हो गई हैं और इसी 19 तारीख को उसका उत्तराखंड के लोगों के लिए लोकार्पण भी मैं करने स्वयं जा रहा हूं। और एक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से होने से पहले कुछ ही दिन शेष रह गई हैं। तैयारियां काफ़ी जोर शोरों से चल रही हैं। इस भव्य आयोजन के लिए भव्य तैयारियां भी हो रही हैं। सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऊना में डेरा बाबा रुद्रानंद आश्रम के परिसर में स्वच्छता अभियान में भाग लिया। इसी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और अन्य भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने मंदिर परिसर की सफाई की। जयराम ठाकुर ने कहा है कि राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होना हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 14 से 22 जनवरी तक अपने अपने क्षेत्र में मंदिरों की सफाई करने का आह्वान किया था। इसी कड़ी में प्रदेश में भी सफाई अभियान चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज यहां कालीबाड़ी में की गई है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा ने शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होने के बाद बड़ा हमला बोला है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हुए देवड़ा ने कहा है कि मैं गेन यानी विकास, आकांक्षा, समावेशित और राष्ट्रवाद की राजनीति में विश्वास करता हूं। मैं पॉलिटिक्स ऑफ गेन, ग्रोथ, एस्पिरेशन, इंक्लूसिव सेंसिलिज्म में विश्वास करता हूं। मैं पेन, पर्सनल अटैक, इनजस्टिस, इनेगेटिविटी की राजनीति में विश्वास नहीं करता। देवड़ा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो कल देश को रचनात्मक सुझाव देती थी कि कैसे देश को आगे लेकर जाए, आज उसका एक भी लक्ष्य की है पीएम मोदी जो बोले उसके खिलाफ बोलना है। देवड़ा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा है कि अगर पीएम कल कांग्रेस की तरफ करें और कह दे कि कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है तो इसका भी विरोध करेंगे। शिवसेना में शामिल होने के बाद मिलिंद देवड़ा ने कहा है कि ये मेरे लिए बेहद भावुक दिन है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा। आज मैं शिवसेना में शामिल हो गया हूं। देवड़ा ने कहा है कि मुझे सुबह से बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं कि मैंने कांग्रेस पार्टी से अपने परिवार का 55 साल पुराना रिश्ता क्यों तोड़ा। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।